Good morning, everyone. Welcome to all online class of Gyan Bharati Academy. I am your SST teacher. Today I today I teach class 7, chapter 10, unit 2 geography our environment. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आवर इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था। आवर इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग ने इन्वायरमेंट किसे कहते हैं इसके बारे में जाना था, और इन्वायरमेंट के कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में जाना था। मैंने आपको बताया था इन्वायरमेंट में दो तरह के इन्वायरमेंट इंक्लूड रहते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया था बायोटिक इन्वायरमेंट, नहीं बायोटिक कंपोनेंट्स, और सेकंड था आपका अबायोटिक कंपोनेंट्स। और फिर आगे था आप लोग का नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में मैंने आपको बताया था कि नेचुरल इन्वायरमेंट में हम लोग को लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर और इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना था, जिसमें मैंने आप लोग को लिथोस्फेयर के बारे में प्रीवियस क्लास में बता दिया था। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं हाइड्रोस्फेयर की ओर, जो आप लोग के बुक में है, आप लोग अपने अपने बुक में देख सकते होंगे। हाइड्रोस्फेयर, द हाइड्रोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विथ वाटर। यानी हाइड्रोस्फेयर पृथ्वी का वह भाग है जो पानी से क्या रहता है, ढका हुआ रहता है। रिवर्स, लेक, सीज एंड ओशियंस फ्रॉम हिज स्फीयर। यानी यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर कि जो नदियों, झीलों, समुद्रों और महासागरों के इस क्षेत्र से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। आगे है मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। यानी यहाँ पर आप लोग को बता रहा है कि हमारी जो पृथ्वी है, यानी पृथ्वी का जो सतह है उसका 70% से अधिक जो भाग है वो क्या है, पानी से ढका हुआ है। कॉन्टिनेंट्स आर लाइक वास्ट आइलैंड्स फ्लोटिंग इन द ओशियंस ऑन देयर हैंड्स। ओशियंस आर द मेजर लिंक्स बिटवीन लैंड मासेस। यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस लाइन में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ, हाँ इस लाइन में, ठीक। तो इस लाइन में आप लोग को बता रहा है कि जो बड़े बड़े महाद्वीप होते हैं, उन महाद्वीपों की जो सतह होती है जो समुद्रों में तैरते हैं रहते हैं। आगे है जब पृथ्वी के बीच समुद्र और जल पृथ्वी के सभी को क्या देता है, यानी जो हमारी पृथ्वी है वो क्या होती है, जो 3 भाग से पृथ्वी का जो क्या है, पानी से ढका हुआ है, लेकिन पृथ्वी हमारी क्या है, उन सभी को सभी रूपों में क्या देती है, सबको आश्रय देती है। आगे है वाटर supports all forms of life on the earth and is a very crucial for our सर्वाइवल। यानी पृथ्वी ही क्या है, वाटर सपोर्ट्स ऑल फॉर्म्स, यानी जो पानी है वो हम लोगों को क्या करती है, सभी तरह से मदद करती है। यानी पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए क्या है, प्रत्येक रूप में पानी हमारी क्या करती है, मदद करती है। आगे है यहाँ से हम लोग देख लेते हैं इस लाइन में, बिसाइड वाटर हैज़ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन क्लाइमेट्स ऑफ रीजन्स नियर कोस्ट। यानी यहाँ पर आप लोग को बता रहा है कि इसके अतिरिक्त जो समुद्र तट के समीप के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ के जलवायु पर जल की ही मॉनिटरिंग का प्रभाव पड़ता है। यानी समुद्र का जो जलवायु होता है उस वहाँ भी क्या होता है, जल की मॉनिटरिंग का ही प्रभाव पड़ता है। ओशियंस प्रोवाइड अस फूड एंड मिनरल्स। जो यहाँ पर बता रहा है कि जो महासागर होते हैं, महासागर ही हमें क्या प्रदान करते हैं, भोजन और खनिज प्रदान करते हैं। इवन द सीबेड डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल ऑयल एंड गैस आर फाउंड। यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो समुद्र, जैसे कि समुद्र तल से भी हमें क्या प्राप्त होते हैं, यानी भोजन और मिनरल्स तो मिलता ही है, इसके अलावा भी हमें समुद्र से खनिज, तेल और गैस भी प्राप्त होते हैं। आगे यहाँ पर आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो बीच सेंटर में है, और इसी के एक भाग में आप लोग वाटर देख सकते हैं, फिर है सेकेंड भाग में आप लोग का लाइफ है, थर्ड पार्ट में आप लोग एयर देख सकते हैं, और फोर्थ पार्ट में क्या है, लैंड है। यानी पृथ्वी पर क्या है, एयर भी है, वाटर भी है, और लाइफ भी है, और लैंड भी है। इसीलिए हमारी जो पृथ्वी है वो यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देख लेते हैं क्या है। हाँ चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग का किसके बारे में पढ़ना है, एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग देख लेते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में क्या बता रहा है। इससे पहले एटमॉस्फेयर के बारे में हम आगे पढ़े, इससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी एटमॉस्फेयर के बारे में खुद से भी रिवीजन कर ले। इसको पहले एक बार खुद से पढ़े, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊँगी। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम भी देती हूँ, जिससे आप एटमॉस्फेयर के बारे में खुद से एक बार पढ़ लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर आप लोग पढ़ लिए होंगे अभी तक। फिर से मैं आपको बता देती हूँ एटमॉस्फेयर मीन्स क्या होता है, वातावरण। तो चलिए एटमॉस्फेयर में हम लोग देखते हैं द इन्वॉल्व ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। यानी यहाँ पर बता रहा है पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय आवरण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, यानी वातावरण बोलते हैं। इट्स एग्जिस्ट थिकनेस इज नो अननोन, यानी इसकी जो मोटाई होती है वो क्या होता है, इसकी मोटाई अज्ञात होती है, यानी इसकी मोटाई को हम लोग नहीं देख सकते हैं और ना ही ज्ञात कर सकते हैं। द एटमोस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी यहाँ पर बता रहा है जो कि वातावरण का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसी के कारण क्या होती है, जो एटमॉस्फेयर है उसकी क्या होता है, आयोजित किया जाता है। यानी एटमॉस्फेयर की जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वातावरण का गुरुत्वाकर्षण बल, उसी बल के कारण पृथ्वी पर क्या होता है, एटमॉस्फेयर का निर्माण होता है। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स लाइफ गिविंग ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स, यानी हमारा जो वातावरण ही है जो क्या करता है, जो इंसानों के लिए ऑक्सीजन, मानव और जानवरों के लिए ऑक्सीजन, और क्या बता रहे हैं यहाँ पर, पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है, और इसमें बोल सकते हैं शामिल भी है। यानी हमारे जो वातावरण है उसमें मनुष्यों और जानवरों के लिए ऑक्सीजन और पेड़ पौधों के लिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। आगे है एक्स्ट्रा थिंग, यानी यहाँ पर आप लोग को बता रहा है अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन 22 अप्रैल एवरी ईयर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंट, यानी अर्थ डे कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और यह इसीलिए मनाया जाता है कि सब लोग को इन्वायरमेंट के बारे में जागरूकता दिलाई जा सके। आगे है नीचे का पॉइंट, हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर है चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। द एटमोसफेयर प्रिवेंट द सन्स हार्मफुल रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस, यानी हमारा जो वातावरण ही है वो सूर्य के हानिकारक किरणों को पृथ्वी तक पहुँचने से क्या करता है, बचाता है। इट कंट्रोल्स द एक्सट्रीमिस ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट, और यह क्या करता है, यानी जो हमारा जो वातावरण ही है जो सूर्य के जो अधिकतर जो तापमान रहता है, यानी जो हम लोग के सहने से बोल सकते हैं उसको, जो हम लोग सहन नहीं कर सकते उस टाइप के क्या करता है, तापमान को, और डे एंड नाइट यानी दिन और रात को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा जो वातावरण है वो दिन और रात को भी चरम को कंट्रोल करता है। द चेंजेस इन वाटर एंड क्लाइमेट आर आल्सो ड्यू टू द परजेंस ऑफ द एटमोसफेयर, यानी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जलवायु के कारण ही वातावरण में परिवर्तन होते हैं। विदाउट द एटमोसफेयर आवर अर्थ वर्ल्ड हैज बीन बर्डन लाइक द अदर प्लैनेट्स, यानी हमारे यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हमारे पास यानी पृथ्वी पर वातावरण नहीं होता तो हमारी जो पृथ्वी होती वो अन्य ग्रहों की तरह क्या होती है, बंजर होती। चलिए नीचे हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में है, बायोस्फीयर के बारे में है, यानी यहाँ से, यानी यहाँ पर आप लोग को बोल रहा है बायोस्फीयर, लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन अ जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर
क्या है, कंटेंट ईच अदर, यानी यहाँ पर बता रहा है जीवन एक ही क्षेत्र में मौजूद है, जहाँ पर क्या है, भूमि है, जल है, हवा है, और ये सब जहाँ पर मौजूद है वहीं पर क्या है, लाइफ संभव है। दिस डोमेन इज कॉल्ड द बायोस्फीयर एंड दिस मेक्स द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सेकेंड था लाइन आप लोग का कि जो इस यहाँ से था आप लोग का, दिस डोमेन इज कॉल्ड द बायोस्फीयर एंड दिस मेक्स द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी इसी डोमेन के कारण, किस डोमेन के कारण, यहाँ पर जो लैंड भूमि है, जल है, एयर है, ये सब यहाँ पर पृथ्वी पर मौजूद है। इसी के कारण बता रहा है कि पृथ्वी एक क्या है, अनोखा ग्रह है, यानी सौर मंडल में जितने भी ग्रह है उन सभी ग्रहों में से पृथ्वी हमारा क्या है, एक अनोखा ग्रह है। लिविंग बींग्स एग्जिस्ट ओनली द इन द बायोस्फीयर, यानी यहाँ पर बता रहा है कि जीवित प्राणी केवल जीव मंडल में ही मौजूद हैं, यानी जहाँ पर जीवन के लिए उपयुक्त वातावरण मिलेगा वहीं पर क्या होगा, ये हमारा जीव मंडल रहेगा। आगे है, नीचे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ऑल लिविंग और all living organisms are interdependent and dependent on the biosphere for their existence। चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर से हम लोग देख लेते हैं कि क्या बता रहा है। यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो सभी जीवित जीव हैं वो एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, यानी जितने भी सजीव हैं, जीव हैं, वो एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, और उनके अस्तित्व के लिए जीव मंडल बहुत ही क्या होती है, जरूरी होती है, और उनका जो जीवन होता है वो जीव मंडल पर ही निर्भर होता है। आगे है, द इंटायर बायोस्फीयर इज composed of several distant zones and each zone has its own physical environment, plant and animal life। यानी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बता रहा है कि जितने भी समस्त जीव मंडल है वो कई क्या है, अलग अलग क्षेत्रों का होता है, और प्रत्येक क्षेत्र का अपना अपना क्या होता है, भौतिक वातावरण होता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु और जीवन। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, दीज आर कॉल्ड इकोसिस्टम, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, और इन्हीं को पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है। सेवरल इकोसिस्टम एग्जिस्ट्स इन द बायोस्फीयर, आगे बता रहा है इसमें जो पारितंत्र है उसमें क्या है, सभी जीव एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ऑल बायोटिक ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम आर डिपेंडेंट ऑन each other and also interact with the अबायोटिक इन्वायरमेंट, यानी यहाँ पर बता रहा है आप लोग को कि पारितंत्र में जो भी जैविक जीव हैं वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, तथा उनका अजैविक पर्यावरण के साथ साथ वे अंतः क्रिया भी करते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम में आप लोग देख सकते होंगे कि इकोसिस्टम में क्या बता रहा है। इकोसिस्टम भी आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं, इकोसिस्टम। चलिए हम लोग देख लेते हैं इकोसिस्टम में क्या है आप लोग का। ऑल ऑर्गेनिज्म वेदर belonging to the plants or animal kingdoms interact with each other and are interdependent on one another, यानी यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं कि इकोसिस्टम मीन्स क्या होता है, इकोसिस्टम मीन्स होता है आप लोग का पारिस्थितिकी तंत्र। क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र, और इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। यानी यहाँ पर बोल रहा है और ऑर्गेनिज्म में वेदर बिलोंगिंग, यानी पशु साम्राज्य एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, जीवन व्यतीत कर बातचीत करते हैं, यानी जितने भी पशु होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं वे एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, और एक दूसरे के सहाय रहते हैं, और अपने भौतिक वातावरण से भी वे क्या करते हैं, संपर्क करते हैं। आगे है, दे ऑल्सो इंटरेक्ट विथ देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, ये अपने भौतिक वातावरण में भी क्या करते हैं, एक दूसरे से संपर्क करते हैं। द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द
organism and their physical environment is a particular area is referred to as an ecosystem। यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी इस इकोसिस्टम में रहने वाले विशेष क्षेत्र के जो जीव हैं उनका भौतिक वातावरण के बीच उनकी जो पारिस्थितिकी क्रिया होती है वो क्या होती है, वो जटिल होती है और उसी को जटिल प्रणाली होती है और उसी को क्या कहा जाता है, पारितंत्र कहा जाता है। आगे है द साइज ऑफ इकोसिस्टम वेरियस ग्रेडली, यानी इसका जो आकार होता है, पारितंत्र का आकार क्या होता है, बहुत भिन्न होता है। इट कैन बी एज लार्ज एज द रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, लेक्स, रिवर्स और एज अ स्मॉल एज अ पाउंड। यानी यहाँ पर वो बता रहा है हम लोगों को कि इनका जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोसिस्टम, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कुछ जो जीव होते हैं वो हमारे क्या रहते हैं, वो जंगलों में रहते हैं, कुछ घास के मैदानों में रहते हैं, कुछ रेगिस्तानों में रहते हैं और कितने तो झीलों, नदियों और तालाब जैसे छोटे छोटे इकाइयों में भी ये क्या रहते हैं, मौजूद होते हैं। आगे यहाँ पर नीचे हम लोग देख लेते हैं नीचे क्या बोल रहा है यहाँ से। A tropical pond ecosystem contains fish, frogs, algae, water lilies, and other species that live in and pound एंड अराउंड द पाउंड। यानी यहाँ पर बोल रहा है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र होता है जिसमें क्या रहती है, मछली रहती है, मेढक रहते हैं, शैवाल रहते हैं, जल वाटर लिलीज होती है और ये कहाँ रहते हैं, ये इनका जो अपना इकोसिस्टम है वो तालाब और उनके आसपास इनका जो, या बता सकते हैं, बोल सकते हैं इनकी जो प्रजातियां हैं वो तालाब और छोटे मोटे पाउंड्स के आसपास ही हम लोग को मिलता है या हम लोग देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम आर कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इंटरेक्टिंग स्पेसीज। यानी यहाँ पर बता रहा है आप लोग को कि जो अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र होती हैं वो क्या होती है, जटिल होती है और इनमें हजारों प्रजातियां शामिल होती हैं। These species interact with each other and also with the abiotic environment। और ये क्या करती है, वे एक दूसरे से बातचीत करती हैं और पर्यावरण में एक बातचीत करते हुए भी ये क्या करती हैं, इनको हम लोग महसूस कर सकते हैं। आगे बता रहा है कि ये फिगर आप लोग जैसे कि अपने अपने बुक में देख रहे होंगे, जो स्क्वायर बोर्ड में बनाया हुआ है, ये इकोसिस्टम का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, झील है, झील में क्या है, यहाँ पर एक जानवर है जहाँ पर क्या है, वो पानी पी रहा है, नीचे एक क्या है, फिगर में कोई जानवर है, ऊपर से एक चील है, ये घास है। यानी जिसको जिस प्रकार का ज़रूरत पड़ रहा है वो अपने ज़रूरत के अनुसार से इकोसिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। आगे है नीचे हम लोग का ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन बींग्स ब्रिंग चेंज इन द इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। यानी यहाँ पर बता रहा है आप लोग, नेक्स्ट पेज में हम लोग देख लेते हैं इसमें। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं यानी मानव होते हैं वो अपने ज़रूरत के अनुसार क्या करते हैं, अपने वातावरण को बदलते रहते हैं। ठीक, आगे है इसमें देख सकते होंगे आप लोग अपने अपने बुक में। इन एंशियंट टाइम्स ह्यूमंस लीड अ simple life and adapted themselves to their natural surroundings। यानी यहाँ पर बोल रहा है कि पुराने समय में जो मानव थे उनका जो लाइफ था वो क्या था, साधारण लाइफ था और वे पर्यावरण में जो भी चारों ओर जो कुछ मौजूद रहते थे उन्हीं से अपना क्या करते थे, उन्हीं को अपने डेली के लाइफ में उपयोग करते थे। आगे बता रहा है विथ टाइम नीड्स ग्रीव एंड ह्यूमंस लर्नड न्यू वेज टू यूज एंड चेंज दिस इन्वायरमेंट। यानी बता रहा है कि जैसे जैसे उनके समय के अनुसार उनका ज़रूरत बढ़ता गया तो उन्होंने क्या किया, मानव जो थे नए नए वेज को यूज करते, यानी नए नए तरीका को यूज करते गए और उनसे क्या हो गया, ह्यूमन
आगे बता रहा है यूज एंड चेंज हिज इन्वायरमेंट, यानी उनको जिस तरह का इन्वायरमेंट से जरूरत पड़ा उसके अनुसार वे क्या करते गए, अपने अपने इन्वायरमेंट को, आसपास के वातावरण को, परिस्थिति को चेंज करते गए। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स एंड लिव अ सेटल्ड लाइफ विथ टाइम ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलपमेंट, यानी यहाँ पर बता रहा है कि इन्होंने सबसे पहले फसलों को उगाना सीखा, फसलों को उगाने के बाद वे स्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू किए। उसके बाद समय जैसे से बीतता गया तो वो क्या करने गए, व्यवसायिक व्यवस्था के भी क्या करने लगे, विस्तार करने लगे, यानी उनका डेवलपमेंट करने लगे। आगे है न्यू इंडस्ट्रीज वेयर सेट अप एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम आल्सो डेवलप, यानी इसके साथ क्या बता रहा है, न्यू इंडस्ट्री यानी नए नए उद्योग धंधे की स्थापना भी करने लगे, और उसके साथ ही यातायात के साधनों का भी क्या करने लगे, विकास करने लगे। टू फुलफिल ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स ह्यूमन बिल्ट न्यू बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज, पार्क्स etc, यानी यहाँ पर बता रहा है टू फुलफिल ऑल दीज इक्विपमेंट, यानी मानव के आराम के लिए जो भी कुछ उनको जरूरत पड़ा उसके अनुसार वे क्या करने लगे, नया भवन का निर्माण करने लगे, रोड का निर्माण करने लगे, ब्रिज का निर्माण करने लगे, और पार्कों का भी निर्माण करने लगे। आगे है दिस चेंज द इन्वायरमेंट इन विच वी लिव, यानी यहाँ पर बता रहा है आपको दिस चेंज द इन्वायरमेंट, यानी यह जो परिवर्तन है वो मानव, दिस चेंज द इन्वायरमेंट इन विच वी लिव, यानी ये जो भी कुछ चेंज हुआ था पर्यावरण इन्वायरमेंट में, वे मानव ने क्या किया था, अपने रहने के लिए ही चेंज किया था। आगे है कुछ जो लाइन्स है वो इम्पोर्टेंट है, मैं पढ़ के बता देती हूँ आप लोगों को। द सराउंडिंग इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स इज इट्स इन्वायरमेंट। आगे है जियोग्राफी डील्स विथ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। द नेचुरल इन्वायरमेंट्स इंक्लूड 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ: lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Earth is called blue planet because 70% of its surface is covered by water. ये इस लाइन में है ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। अ tropical pond ecosystem contains fish, frog, algae, water lilies etc that live in and around the pond. Human beings change the environment according to their needs. चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। इस क्लास को आप लोग अच्छे से सुने और समझे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव ए